नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग हैंसफोर्थ हरियाणा में पोर्टल के थ्रू आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एग्जैक्ट डेट कब से इम्प्लीमेंट होगा वो सरकार बता देगी। नया प्रोसीजर के हिसाब से अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन भरने के लिए। न्यूज़पेपर में तो ये चीज़ आई चुकी है, वो पोर्टल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। एंड इससे कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करनी बहुत आसान है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग से करने की कोशिश करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होती है जी, जो एक कोई चीज़ हुई तो उससे देखना कि ये अच्छा है खराब है और बहुत इजीली सोल्यूशन देना। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से, एक इंसिडेंट के माध्यम से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश अलाइज के जो जहाज थे, जब जर्मनी से वापस आते थे, जो लैंड करते थे, उसमें कई जहाज़ों पे विंग्स होते हैं और जो रडर और टेल प्लेन होता है उसमें छेद मिलते थे, बुलेट मार्क्स मिलते थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत लोगों ने बोला कि अगर यहाँ पे इतने बुलेट मार्क्स मिल रहे हैं तो हम ना यहाँ पे आर्मर प्लेटिंग लगा लेते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल उसका लॉजिकल डिडक्शन था कि भाई इतने विंग्स पे ज़्यादा गोलियां लग रही हैं तो लगा देते हैं। तो जो लोग जहाज़ उड़ाते हैं या उसके साथ एसोसिएटेड हैं, डिज़ाइन के साथ एसोसिएटेड हैं, उन्हें पता है कि जहाज़ में, स्पेशली लड़ाकू जहाज़ों में, वेट का बहुत सिग्निफिकेंस होती है। आप कहीं वेट बढ़ाएंगे तो आपको कहीं वेट घटाना पड़ेगा। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग थी। पर एक शाने भाई साहब ने उनके बोला कि भाई ये वो जहाज़ हैं जो वापस आ गए, जो जहाज़ वापस नहीं आए उनके इंजन में गोली लगी थी। इन सब के किसी के इंजन वाले एरिया में गोली नहीं लगी थी। तो क्रिटिकल पोर्शन इंजन है, विंग और ये नहीं है जहाँ पे ये वापस आ चुके हैं। तो वो डिडक्शन था। उसी तरह अब मैं आता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है और जो चर्चा हो रही है इस पोर्टल की, वो ये है कि अब एप्लीकेशन हम नॉर्मली लोग थोड़े हैरेस तो फील करते थे, प्रीमियम वगैरह का खेल भी चलता था। तो उसमें ये होता था कि भाई आम ग्राहक को पता ही नहीं चलता था कि कब आ रही है एप्लीकेशन, कब अनाउंस हो रही है। तो उनने ये पोर्टल बना दिया है जिससे सुविधा तो बहुत अच्छी होगी है, लेकिन ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कि भी अब आराम से लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर इसका सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये है जी, अब कोई भी अप्लाई आराम से कर सकता है। तो पहले जो लोग लाइन में लग के या एप्लीकेशन मैनेज करके या समहाउ जो भी टंटा चलता था, आप सबको पता है, उसके थ्रू एप्लीकेशन लगाया करते और उनमें से निकलने का कोई चांस होता था उनका परसेंटेज का, अब वो चांस ओबियसली और ड्रास्टिकली लो हो जाएगा। जैसे डीडीए की स्कीम्स आती हैं ऑनलाइन, तो उनमें 15-15 हज़ार एप्लीकेशन आती है, जबकि उनके जो रेट हैं फ्लैट्स के कोई सस्ते नहीं है। द्वारका में 1.25 करोड़ के निकाले 2 BHK, तो भी जनता लगी पड़ी है। तो क्योंकि ईज ऑफ एप्लीकेशन है, तो इसमें ही आप ये सोचिए आईपीओ में जैसे पैसे लगाते हैं डीमैट के थ्रू, वैसे ही होगा। लगाया नहीं निकला तो क्लेम कर रहे हैं 2 से 3 दिन में रिफंड आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो रिफंड आने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मुझे, ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये बस आखिरी जो होता है ना कि दिया बुझने से पहले वाला शोर शराबा इसमें होगा। 4-5 अच्छे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स जो आप लोग जानते हैं कहाँ कहाँ आने वाले हैं, मोस्टली लोग सब एक्साइटेड रहते हैं। वेबसाइट्स पे लोगों ने बनाई रखे हैं, लोगों को पता है कौन कहाँ आना है। लोग पूछते भी रहते हैं मेरे से बहुत सारे ना कि भाई वो कैसा है, वो कैसा है, बता दो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी, अब 20-30 हज़ार लोग अप्लाई करेंगे तो अफोर्डेबल का जो चैप्टर है वो मेरे हिसाब से अगले 2-4-6 महीने में क्लोज हो जाएगा और इसकी जगह आएगी दीन दयाल उपाध्याय की स्कीम्स। उस पर एक वीडियो मैं प्लॉट्स पे तो बना चुका हूँ। दूसरा, और उस पर भी मेरे को बहुत सवाल आए थे कि अगर प्लॉट्स खराब हैं तो ये जो दूसरे आ रहे हैं, तो मैंने कहा भी प्लॉट्स पे ही बताया है मैंने, तो जितना बताया है उतना ही बताया है। तो देर इज़ नो पॉइंट पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ। मैंने उसमें बताया कि दीन दयाल उपाध्याय प्लॉट्स, वो वीडियो का मैं लिंक भी छोड़ दूंगा, उसमें मैंने कैलकुलेशंस करके बताया कि दीन दयाल उपाध्याय प्लॉट्स, केवल प्लॉट्स की बात हो रही है। तो उसमें उनके बारे में चर्चा करिए कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आप वीडियो आप उसको देखिएगा। अब दूसरी चीज़ पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, अफोर्डेबल की कुछ नेगेटिव्स जो हैं वो बताना चाह रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली हैं वहाँ पे, लेकिन मैं उनको इतनी वेटेज नहीं देता। उसमें एक ये नेगेटिव है जी, क्योंकि अभी क्या है, थोड़े दिन पहले मुझे फॉरवर्ड हुए कि वो एक बिल्डर है, उसने 20 बाउंसर
खड़े कर रखे हैं, प्रोजेक्ट डिले हो रखा है। इंसिडेंटली मेरा भी उस प्रोजेक्ट के अंदर है, और लोगों को मैं ये बताना चाह रहा था उसके अंदर कि भाई वो रेरा से पहले की चीज़ थी, वो प्रोजेक्ट्स रेरा से पहले के थे। रेरा के बाद वालों में काफ़ी, मैंने रेरा पे भी वीडियो किया हुआ है, आप वो देखिएगा। रेरा के बाद प्रोविजंस आए हैं, दैट इज़ वन। सेकंड है, अफोर्डेबल में बहुत सवाल पूछा जाता है मेंटेनेंस को लेके, कि मेंटेनेंस का क्या है। मेंटेनेंस का ये मैंने पूरी पॉलिसी अच्छी पढ़ी है, एक नहीं कई बार पढ़ी है। मेंटेनेंस में बोला गया था पैसा नहीं लिया जाएगा, सरकार ने बोला गया था। इसका ये मानना था जी 2013 में कि पता नहीं बिल्डर इतना घटिया ना माल बना दे कि 5 साल में चीज़ें टूट के हाथ में आने लगें। तो मेंटेनेंस फ्री बताया गया था कि कुछ टूटेगा फूटेगा तो वही चेंज करेगा। लोगों ने इसको समझ लिया है जी कि मेरा झाड़ू पोछा जो होगा वो भी मेंटेनेंस बिल्डर करेगा, लिफ्ट का पैसा भी बिल्डर देगा, ये जो उसके स्टैंड बाय पावर कहीं चाहिए वो बिल्डर देगा, सिक्योरिटी चाहिए वो बिल्डर देगा, फूल पौधे कहीं चाहिए वो बिल्डर देगा। ये नाजायज़ चीज़ नहीं है जी, आप ये बताइए। ये इस तरह इवन सोचना भी गलत नहीं है। आप मुझे बताइए, आप अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाते हैं, मतलब मेड लगाती है मान लो कहीं, तो कुछ पैसे लेती है। तो इतना बड़े कॉमन एरिया में आप सोच रहे हैं बिल्डर फ्री मार देगा, मतलब आपको अफोर्डेबल भी दे देगा और ये काम भी आपको फ्री दे देगा। मोल लोगे बिल्डर को, मतलब आप लोग भी। बिल्डर ने अगर मान लो आप ही का कोई भाई बेटा है तो उसने क्या गलती कर दी आपको ऐसा घर देने में इस रेट पे कि वो खरीदा गया हमेशा के लिए। अब सरकार की पूछ पकड़ के, कानून की पूछ पकड़ के कभी अपना दिमाग भी लगा लो भी, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कोई चीज़ होती है। और आप ये देखो, मेरे पीछे मत पड़ना, मैं कोई बिल्डर लॉबी का बंदा नहीं हूँ, मैं भी अफोर्डेबल खरीदने वाला आम नागरिक हूँ। बट प्रैक्टिकलिटी तो, अब दिमाग तो अपना लगाना ही पड़ेगा ना सबको, कि भाई पावर बैकअप चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए तो देनी पड़ेगी। अब उसमें ये बोल लो कि हाँ कितनी, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, चर्चा का विषय है, लड़ाई झगड़े खूब करो, अकाउंटेबिलिटी पूरी लो, एंड ऐसे फ्री में पैसे मत फेंको। बट ये सोचना कि मतलब ये फ्री में मिल जाएगा, वो कहाँ, कौन सी पॉलिसी में लिखा है कि सिक्योरिटी गार्ड देगा बिल्डर? ये कहाँ लिखा है कि बिल्डर पेड़ पौधे लगाएगा, सफाई करेगा, चिकना एनवायरनमेंट रखेगा और वो पैसे नहीं लेगा इस चीज़ के? मेंटेनेंस का मतलब ये था कि आपका नलका हाथ में आ जाए, आपका कोई बिजली में आग लग जाए, आपका कोई हैंडल हाथ में आ जाए, आपका दरवाज़ा फूट जाए, आपका बालकनी गिर जाए, कुछ ऐसे कांड हो जाएं तो वो बिल्डर भुगतेगा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इतना डिटेल में नहीं लिखा गया। नहीं लिखा गया इसलिए ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर इतना लिख दिया जाता तो फिर कोई कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है। तो आपको देखना है, जो बिल्डर ने 13, 14, 15 लाख के फ्लैट दिए थे, वो वाले जो फ्लैट हैं वो आपको ये समझना है कि एक लिमिट है बिल्डर को उसको मैनेज करने की। तो अगर उस पर हम बहुत वीडियोस बना के इसको बहुत नेगेटिव लाइट में डालेंगे तो बिल्डर्स के वैसे ही कोई इंसेंटिव ज़्यादा बच नहीं गए हैं। ना तो वो पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं क्योंकि रेट 8 साल से वही है, उन्हें इज्जत भी कोई ऐसी कमाने को नहीं मिल रही है, ठीक है, और जनता भी पीछे पड़ जाती है, ठीक है। एक कार पार्किंग का भी मैं इसी में बता दूंगा चलते चलते। कार पार्किंग का अमेंडमेंट ये आया है जी, 66% अगर सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि कार पार्किंग हो सकती है तो बिल्डर ऑप्शन दे सकता है पैसे लेके। उसमें भी चर्चा का विषय ये है कि सरकार ने 5% बोल दिया है, तो 5% तो तकरीबन 1.25 लाख बनती है। 1.25 लाख में कार पार्किंग कहाँ से कोई देगा? आप खुद कैलकुलेशन कर लो। कोई बहुत ही अच्छी सोसाइटी है या ये अफोर्डेबल है, लैंड और लैंड की कॉस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं है, कार की स्पेस की रिक्वायरमेंट कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाए कि वहाँ तो 5-6 लाख की कार पार्किंग है और यहाँ 1.25 लाख की कार पार्किंग मिल जाए आपको? बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत लोग, जनता को बैठना है, जनता के रेप्स को बैठना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्डर के रेप्स को बैठना चाहिए, सरकार के रेप्स को बैठना चाहिए, और हमारे जैसे, मेरे जैसे भी बैठने को तैयार हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने के लिए। मेरी तरफ से जो मुझे सोल्यूशन अच्छा नज़र आता है वो ये है कि आप टू व्हीलर पार्किंग आप फ्री में दे रहे हैं इसमें। तो टू व्हीलर पार्किंग, 2 टू व्हीलर पार्किंग में एक कार पार्किंग होती है जो जगह निकल कर आती है। तो जो स्टिल्ट के नीचे है वहाँ आपकी कवर्ड कार पार्किंग आधी निकल के आ जाएंगी और बाकी खुली जगह में आधी कार पार्किंग और हो जाएंगी। तो 2 रेट निकाल लें, एक कवर्ड कार पार्किंग का, एक ओपन कार पार्किंग का। तो जो ओपन कार पार्किंग है मेरे हिसाब से उसमें आपको हाफ कार पार्किंग तो देनी थी क्लोज्ड, जो स्टिल्ट वाली थी, तो वो आप बोल दो कि ओपन कार पार्किंग के बराबर है फ्री वाली। तो ओपन कार पार्किंग आप फ्री में दे दो और जो कवर्ड कार पार्किंग है उसके आप पैसे निकाल दो और लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट कर लो और साफ साफ ट्रांसपेरेंट करके, और उसके ड्रॉ ऑफ लॉट निकाल दो।
मतलब लेट से 3 लाख रुपए की आपने कवर्ड पार्किंग निकाल दी और ओपन कार पार्किंग आपने फ्री दे दी। मतलब समथिंग लाइक दैट, बैठ के सारे लोग बैठ के चर्चा कर सकते हैं और सारी सोसाइटीज में हो सकता है ये। और नई आने वाली में, क्योंकि ये कोई बात नहीं कर रहा, सब ये सोच रहे कि बिल्डर बाद में कैश में दे देगा, कोई चुप बैठा हुआ है। अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स आए उसमें हवाबाजी पूरी थी कि भी कार पार्किंग मिलेगी, पर बिल्डर ने तो मुंह नहीं खोला उसमें कार पार्किंग के बारे में। ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन जगह है उसमें कार पार्किंग की, मिलेगी भी। लेकिन मतलब ये सरकार को, जनता को और बिल्डर को बैठ के ये चीज़ डिसाइड करनी है कि हाँ भाई, इसमें बिल्डर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आदमियों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर की अगर बहुत सारी कॉमन एरियाज में अगर आपको बिल्डर वो देगा कार पार्किंग, तो एक जो इंसान नहीं ले रहा उसका कॉमन एरिया का हक भी मारा जाता है। तो इसमें बहुत बहुत इतना इजी नहीं है ये इसको मतलब करना। इसके लिए बैठ के मतलब बहुत पैरामीटर्स हैं और कोई कमेटी बन सकती है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ सकते हैं एंड जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डाला जा सकता है और इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है कि भी कवर्ड, ये आप 2 व्हीलर वाली जो कार पार्क, वो जो पार्किंग है उसमें एक कार खड़ी कर लो या 2 व्हीलर कर लो, जैसा भी कैलकुलेशन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस हिसाब से जो मैंने चर्चा उठाई है, मुद्दा उठाया, इसको आप लोग शेयर करिएगा। जब आप बहुत लोगों के साथ शेयर करेंगे इस चीज़ को, तभी आप लोगों को इस तरह एक विजिबिलिटी मिलेगी कि लोग कहेंगे कि ये चर्चा का विषय बन जाए, मतलब सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो जाए, अखबार में आ जाए, सरकार के रैप को चला जाए, बिल्डर को चला जाए। क्योंकि आइडिया आपको ये देखना है कि जगह एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, टावर के नीचे जगह है और बाहर थोड़ी कोई जगह है। सारी गाड़ियाँ इतनी ईजिली आ नहीं सकती, गाड़ियाँ चाहिए सबको। तो ऐसा क्या ना हो जाए भाइयों बहनों की मतलब कार पार्किंग अंदर हो जाए, पैसे के साथ ज़्यादा हो जाए। क्योंकि जो बेसमेंट वाली कार पार्किंग है वो तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है। यू कैन नॉट हैव ए सिचुएशन जहाँ 5-6-7 लाख फिर आप ले रहे हो, मतलब घर वहाँ 14 लाख के, 18 लाख के, 22-23 लाख के, और फिर कार इतनी महंगी हो रही है। मुझे लग रहा है वो बहुत महंगा हो जाएगा। पोडियम पार्किंग के भी लोगों ने सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करी है, जैसे बॉम्बे में भी कई बार कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं लोग, कि ऊपर ऐसे खड़ी कर दें। तो कई जगह ये चर्चा का विषय है, कॉस्टिंग का विषय है। मेरे हिसाब से जो सरकार ने 5% का निकाला है, इट इज़ टू लेस, इट इज़ टू लेस। इसमें मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और जब आप ऐसी चीज़ें निकाल देते हो, देन यू ओपन योर सेल्फ फॉर स्टफ विच इज़ नॉट करेक्ट। फिर उस पर फिर बोलेंगे ये ठीक नहीं हो रहा। तो चीज़ इस तरह की निकालें जो मतलब जिसे कहते हैं ना हरियाणा की भाषा में, सुहाती सुहाती चीज़ निकाल लो, जो मतलब प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंटेबल है, जनता को भी ज़्यादा चोट नहीं पहुँचे, इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्डर को भी प्रैक्टिकल लगे। बिल्डर को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भी एक कार पार्किंग में 5,000 रुपये तो बचने चाहिए, मतलब उसकी जेब से तो नहीं जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि जेब से अगर देखे तो बिल्डर कार पार्किंग देगा नहीं। तो इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक